जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से कोटा किंग ऑफिशियल पे। आज के सेशन में हम लोग कवर करने वाले हैं, आज ये डे 24 होगा। आज के सेशन में आज हम लोग बात करने वाले हैं महत्वपूर्ण प्रश्नों पे, और यहाँ पे जितने भी सवाल पूछे गए वो कहीं ना कहीं आने वाले एग्जामिनेशन में आपको पूछे जाएंगे, और पिछले कुछ परीक्षाओं में अगर आप सवाल देखेंगे तो वहाँ पे ऐसे सवाल पूछे भी गए हैं। चलिए पहले सवाल पे आते हैं। पहला सवाल है कि ह ध्वनि के उच्चारण हवो है। ह ध्वनि का उच्चारण कहाँ से होता है? इस प्रकार के सवाल आपसे हमेशा पूछा जाता है कि किन ध्वनियों का उच्चारण हमारे मुख के किन भागों से की जाती है। तो ध्वनि का वर्गीकरण कई आधारों पे हुआ है, जैसे कि उच्चारण के आधार पे, प्राणत्व के आधार पे, घोष अघोष के आधार पे, है ना। तो इस प्रकार से कई आधार पे जो वो ध्वनि का वर्गीकरण किया गया है। यहाँ पे आपसे जो वो उच्चारण के आधार पे पूछ रहा है कि उच्चारण के आधार पे ह ध्वनि का उच्चारण हमारे मुख के किस भाग से होता है। हमारे मुख के कई भागों से जो वो वर्णों का या ध्वनियों का उच्चारण होता है, जैसे कि कंठ, तालव्य, मूर्धन्य, दंत्य, ओष्ठ, अनुनासिक आदि कई ऐसे भाग हैं हमारे मुख से जहां से वर्णों का उच्चारण जब करते हैं तो वो कहीं ना कहीं उससे जुड़ा हुआ होता है। जैसे कि यहाँ पे इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, कंठ से। बता दें कि हमारे कंठ के मुख के कंठ से अ और आ, ये दो तो आपको वर्ण जरूर याद रखने हैं। इसके अलावे एक आपको याद रखना है ह। ये तीन ध्वनि का आप तीन वर्णों के बारे में जरूर याद रखिएगा, अ, आ और ह। ये तीन वर्ण का उच्चारण हमारे मुख के कंठ से होता है। इसके अलावे क वर्ग के सभी वर्ण, इसके अलावे क वर्ग के सभी वर्ण, क वर्ग के मतलब क, ख, ग, घ और अंगा, इन सभी का उच्चारण जो हमारे होता है हमारे मुख के कंठ से इसका उच्चारण होता है। जब हम लोग आते हैं तालु पे, तो तालु से भी कुछ वर्णों का उच्चारण होता है, जिसमें से आप कुछ चीजें याद रखेंगे, जैसे कि ह्रस्व ई, दीर्घ ई, उसके बाद में याद रखेंगे एक आप तालव्य श और तालव्य य। हाँ, ये चार वर्ण आपको जरूर याद रखने हैं, यही सवाल आपसे पूछा जाएगा। इसके अतिरिक्त च वर्ग के सभी वर्ण, च वर्ग के सभी वर्ण, च वर्ग में च, छ, ज, झ और य, ये च वर्ग के पांच वर्ण ह्रस्व ई, दीर्घ ई, तालव्य श और तालव्य य, इन सभी वर्णों का उच्चारण हमारे मुख के तालु से होता है। अगर हम लोग बात करें मूर्धना या मूर्धन्य की, है ना, या मूर्धा से, तो यहां पे आपको एक याद रखना है र, उसके अतिरिक्त ट वर्ग के सभी वर्ण, ट वर्ग के सभी वर्ण और एक र, इनका आपको जरूर याद रखने हैं। इनका उच्चारण जो होता है वो कहां से होता है? यहां से होता है ट ठ ड ढ मूर्धन्य न। आप लास्ट में पढ़ते हैं ना ट ठ ड ढ मूर्धन्य न, तो ये ट वर्ग के जितने भी वर्ण हैं इनका उच्चारण हमारे मुख के मूर्धन्य से होता है या मूर्धा से होता है, और र का भी उच्चारण जो होता है वो हमारे मुख के मूर्धन्य से ही होता है। दंत से अगर बात करें तो यहाँ पे भी कुछ चीजें आपको याद रखनी, जैसे कि दो आप जरूर याद रखिएगा, एक ल और एक स, ये दो का आप जरूर याद रखेंगे। इसके अतिरिक्त अगर हम लोग बात करें त वर्ग के सभी वर्ण जो होते हैं वो उनका उच्चारण हमारे मुख के दंत से इसका उच्चारण जो वो होता है। क्लियर हो गया? तो चारों ऑप्शन को आपने अच्छे से समझ लिया है। एक आपका बच जाता है ओष्ठ से, है ना, एक बच जा रहा है आपका ओष्ठ से कि किन ध्वनि का उच्चारण हमारे मुख के ओष्ठ से होता है। तो ह्रस्व उ, दीर्घ उ और प वर्ग के सभी वर्ण जिनका उच्चारण हमारे मुख के ओष्ठ से होता है। आगे बढ़ते हैं तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा कंठ से। अगला सवाल है तोर खरखाही सब निकल जैतो। यहाँ पे अगला सवाल पूछा गया है कि तोर खरखाही सब निकल जैतो, ई वाक्य खरखाही कौन संज्ञा है? खरखाही शब्द में यहाँ पे किस प्रकार का ये शब्द है? तो ये एक भाववाची संज्ञा का शब्द है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इसका सही आंसर हो जाएगा। संज्ञा के पांच भेद में पांचों भेद आपको याद रखने हैं। जिन संज्ञावाची शब्दों से किसी व्यक्तिगत
स्थान या नाम का बोध कराता हो तो व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाएगा। जिस कह सकते हैं कि किसी खास, है ना, किसी खास स्थान या व्यक्ति के, खास नहीं कह सकते हैं, किसी खास स्थान या किसी खास व्यक्ति का नाम आए तो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। जहां से समस्त जाति का बोध होता हो, जाति में अब देखिए यहाँ पे अलग अलग जाति का वर्गीकरण किया गया है, उसमें से चाहे वो नदी जाति का हो, मनुष्य जाति का हो, जानवर जाति का हो, पहाड़ जाति का हो, ये अभी अलग अलग जो वो वर्गीकरण इसका किया गया है, तो वो चीज आपको पता है। जहां से किसी वस्तुवाचक संज्ञा या इसे द्रव्यवाचक संज्ञा भी कहा जाता है, चीज वस्तुवाचक संज्ञा या तो फिर द्रव्यवाचक संज्ञा। यहाँ पे भी आपने जितने भी द्रव्य पदार्थ हैं वो सभी चीजें आपने यहाँ पे पढ़ा होगा। जिसे मापा या तौला जा सकता है वो भी चीज वस्तुवाचक संज्ञा के अंतर्गत ही आते हैं। ठीक है, बाकी की भाववाचक संज्ञा की अगर बात करें तो जिन शब्दों से कह सकते हैं कि भाव का बोध होता हो, है ना, जहां से कई तरह के शब्द होते हैं, ईर्ष्या, द्वेष, है ना, अंदर से प्यार जगना, कई सारे इसमें शब्द आते हैं, जैसे कि अच्छाई, बुराई, ढड़नच, इतरैनी, मतैनी, है ना, बहुत तरह के शब्द हैं। यहाँ पे अगर शब्द देखेंगे तो हजारों शब्द आ जाएंगे जो कि भाववाची संज्ञा के शब्द होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है, एके झा 2013 के सिराय गेला। एके झा जी 2013 के सिराय गेला, ई कौन भूतकालिक पटतैर लागे। अब देखिए यहाँ पे सवाल में आपसे पूछा जा सकता है कि एके झा जी जो वो 2013 के सिराय गेला, यहाँ पे किस काल की बात की जा रही है। यहाँ पे आपसे सवाल पूछा जा रहा है काल के आधार पे। तो एके झा जी के बारे में आपको पता होगा कि इनका जन्म चंडीपुर बोकारो में हुआ था 1939 ईस्वी में। 20 जून 1939 ईस्वी को जन्म हुआ था और 29 सितंबर 2013 को इनका निधन हो गया। तो वही पूछा जा रहा है कि एके झा जी 2013 के सिराय गेला, तो भूतकाल के किस प्रकार का यह उदाहरण है। टटका भूतकाल, क्या हाल फिलहाल में इनका निधन हुआ है, तो बोलेंगे टटका भूतकाल मतलब जो क्रिया अभी हाल फिलहाल में संपन्न हुआ है उसको हम टटका भूतकाल कहते हैं। सामान्य भूतकाल यानी वैसे कह सकते हैं कि वाक्यों से हमें पता चलता है जहां पे वो भूतकाल के सामान्य दशा का बोध कराता है। पूरा भूतकाल मतलब भूतकाल में तो वो क्रिया हुआ है लेकिन वो पहले संपन्न हो चुका है, यानी वो पूरा हो चुका है, पहले ही समाप्त हो चुका है। तो अगर देखा जाए तो एके झा जी क्या है 2013 के सिराय गेला, मतलब ये क्रिया पूर्ण रूप से संपन्न हो गया है। तो ऐसे को हम लोग क्या कहेंगे, पूरा भूतकाल कहेंगे। शकाहा भूतकाल यानी भूतकाल में वैसे क्रिया जो कह सकते हैं कि जहां पे क्रिया के होने का संदेह उत्पन्न होता हो बीते हुए समय में। तो अगर बीते हुए समय में क्रिया के होने का संदेह उत्पन्न हो तो वहां से हम लोग सकाहा भूतकाल कहते हैं। क्रिया के होने बीते हुए समय में क्रिया के होने के सामान्य दशा का बोध कराए तो वो सामान्य भूतकाल कहलाएगा। बीते हुए समय में कोई भी क्रिया हाल फिलहाल में तुरंत तत्काल में मतलब वो संपन्न ही हुआ है, जिसे हम लोग टटका भूतकाल या इसे आसन्न भूतकाल भी कहा जाता है। भूतकाल के 6 भेद होते हैं और ये 6 भेद आपको जरूर याद रखने हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पे हम लोग आते हैं। अगला सवाल है, पंचू एखने एखने गिरिडी गेल है, इवा के एखने एखने कौन क्रिया विशेषण है। अब देखिए पंचू कहता है कि अखने अखने मतलब अभी अभी, अखने अखने मतलब क्या हो गया, अभी अभी गिरिडी गया है। इस वाक्य में अखने अखने कौन क्रिया विशेषण है, तो यहाँ पे अखने अखने मतलब अभी अभी में कौन से क्रिया विशेषण का प्रयोग किया गया है। काल के आधार पे, परिमाणवाचक, दिशाबोधक या रीतिवाचक। अब देखिए कालवाचक क्या बताएगा कि वो क्रिया की विशेषता बताया जा रहा है कि वो क्रिया का विशेषता कब के आधार पे बताया जा रहा है कि वो क्रिया कब हुआ, उसके आधार पे ये विशेषता बतलाता है। परिमाण का मतलब क्या बतलाता है कि वो क्रिया कितना हुआ, इस आधार पे यहाँ पे विशेषता जो वो बताई जाती है। दिशाबोधक मतलब किधर या कहाँ, है ना। दिशाबोधक या स्थानवाचक भी होता है, कहीं यहाँ पे स्थानवाचक होता है जो कि बताता है कि वो क्रिया कहाँ पे संपन्न हुआ, उसके आधार पे विशेषता बतलाता है। और क्रिया कैसे हुआ ये बताता है रीतिवाचक। तो ये 4 चीज अगर आपने पढ़ लिया है कि क्रिया कब हुआ, उसके आधार पर अगर उसकी विशेषता बतलाए तो वो कालवाचक क्रिया विशेषण हुआ।
कितना हुआ उसके आधार पर अगर बताए तो परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, कहाँ हुआ, कहाँ वो क्रिया संपन्न हुआ तो उसके आधार पर अगर क्रिया की विशेषता बतलाई जा रही हो तो वो स्थानवाचक होता है ना। और जहां से कह सकते हैं कि क्रिया ये पता चले कि वो क्रिया कैसे संपन्न हो रहा है तो वो रीतिवाचक क्रिया विशेषण का पता हमें चलता है, तो ये रीतिवाचक क्रिया विशेषण होता है। इस प्रकार से चारों चीजें आपको ध्यान रखनी है। फिलहाल यहाँ पे इसका आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है सहियारी परंपरा केकर साथ लगवल जा है। सहियारी परंपरा जो वो किसके साथ लगाया जाता है तो यहाँ पे विभिन्न जातियों के साथ में सहिया जो वो बताया जाता है। अपने जाति में सहिया नहीं लगता है, अपने गोतिया में या अपने रिश्तेदार में नहीं, सामान्यतः देखा जाता है कि अलग अलग जातियों में जो वो सहियारी परंपरा जो वो है लगाने का। इसके अतिरिक्त क्या है, इसमें से समान लिंग होना चाहिए। समान लिंग कहने का तात्पर्य क्या है, समान लिंग कहने का तात्पर्य है कि पुरुष जाति जो वो पुरुष से ही सहिया लगाएगा और महिलाएं जो वो महिलाएं से सहिया लगाती हैं। इसके अतिरिक्त जो वो समान उम्र होना चाहिए। समान क्या होना चाहिए, उम्र होना चाहिए। लगभग ऐसा नहीं कि एक 60 वर्ष का है और एक 5 वर्ष का है और दोनों बोले कि चलो हम लोग दोस्ती लगा लेते हैं। तो हो सकता है ये असंभव नहीं है, लेकिन सामान्यतः देखा जाता है कि जब आप दोस्त उन्हीं को कहेंगे जो आपके हम उम्र का होता है ना, जो आपके उम्र के लगभग बराबर होता है, उसी को हम लोग मित्र कहते हैं और ज्यादा वो सही अच्छा लगता है। बाकी के मित्रता तो एक आप बुजुर्ग से भी कर सकते हैं, भले वो मित्रता अलग आधार पे हो सकता है कि आप एक बुजुर्ग से आप कुछ सीख सकते हैं और एक बुजुर्ग व्यक्ति भी एक बच्चे से बहुत कुछ सीख सकता है। जरूरी नहीं कि जिसका उम्र अधिक हो वो व्यक्ति कुछ नहीं सीख सकता है, वो भी छोटे उम्र के बच्चों से कुछ सीख सकता है। तो यहाँ पे सहियारी अगर बात करें तो यह संस्कार परंपरा के अंतर्गत आता है ना। संस्कार गीत में आपने पढ़ा होगा सहियारी गीत, और सहियारी गीत उसी संस्कार गीत के अंतर्गत आता है। यह एक लोकगीत है और लोकगीत लोक साहित्य का भाग है। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है आगू करब आपन देश कविताएं एके हानि आपन आपन भांत रांधब। यहाँ पे इसका अर्थ क्या है कि एके हानि आपन आपन भात रांधब, यानी एकता से देश को अपने अपने जिंदगी जीने के लिए यहाँ पे जो वो बताया गया है इस कविता के आधार पे। ठीक है, यहाँ पे ये सारी चीजें आपको ध्यान रखने हैं। आगू करब आपन देश, ये कविता अगर बात करें तो एक पथिया डोंगल महुआ में आपने 10 कविताएं पढ़ रखी है, जिसमें से कई सारी कविताएं हमने सब एक आगू करब आपन देश, जय जवान जय किसान, तबे हमें कवि नाय, फिर एक है आज एकाय खोठा, उसके अलावे शिवनाथ परमाणिक जी की कविता है मेढ़ हर मानुष, देसिक जुबान, ये विनोद कुमार जी की रचना है। इसके अतिरिक्त ढेसा ढेसी छोड़ पारसनाथ महतो जी की रचना है, और फिर एक संतोष कुमार महतो जी की रचना है रूसल भोला। तो इस प्रकार से आपने 10 कविताओं को वहां पे जो वो पढ़ रखा है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है कि नीत करा मानुषिक हित मानुष ले बड़ नखे मीत। कहते हैं कि नित्य करो मनुष्य का हित, मनुष्य से बढ़कर के कोई मित नहीं है। यानी कह सकते हैं कि मनुष्य एक दूसरे का सहयोग से बढ़कर के कोई भी बड़ा धर्म नहीं है। और यह खेचा कौन कवि खगे, तो बता दें कि यह शिवनाथ परमाणिक के द्वारा लिखा गया है, जिन्होंने अपनी कविता मेढ़ और मानुष लिखा है, उसी में इन्होंने ये सारी बातें जो वो कही है। तो यह पंक्ति जो लिया गया है वो कहां से लिया गया है, मेढ़ और मानुष कविता से यह पंक्ति को लिया गया है। यह भी सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि यह पंक्ति किस कविता से ली गई है। तो नीत करा मानुषिक हित मानुष ले बड़ नखे मीत, तो यह पंक्ति जो है वो मेढ़ और मानुष कविता से ली गई है, जिस कविता को शिवनाथ परमाणिक ने लिखा है। विनोद कुमार जी की कविता कौन सी है, देसिक जुबान। एके झा जी की कविता है आज एकाय खोठा और तबे हमें कवि नाय। सुकुमार जी की कविता है आगू करब आपन देश। ये सारी चीजें आपने पढ़ रखा है। अगला सवाल है मेढ़ और मानुष कविताएं पुराने रीति चलिए न भूत देतक मानिए न, एकर में कवि की कहलहत। तो देखिए मेढ़ और मानुष कविता में कवि कहते हैं कि पुराने रीति चलिए न भूत देतक मानिए न। यहाँ पे कवि के द्वारा क्या बोला गया है, तो पाखंड और अंधविश्वास से बचने के लिए यहाँ पे कवि जो वो आग्रह करते हैं। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है बोने का डांगर आपन छुआ गुलेन के की देख के बड़ी खुश भय गेला। तो अगर आपने पढ़ा होगा गोहायल परब लोक कथा को पढ़ा होगा, तो वहां पे गोहायल परब लोक कथा को संकलित एके झा जी ने किया है, और वहां पे आपने पढ़ा होगा कि बोने का डांगर सबके
साफ सुथरा देख करके, है ना। वहां पे ऐसे तो दो आपको लोक कथा पढ़ने के लिए दे रखा है, एक गोहायल पर्व और एक आपने पढ़ा होगा ठीक उसी प्रकार से मिलता जुलता है छागर, गोरखिया और केतकी फूल। ये दो लोक कथा एक ही जैसा है, जहां पे जानवरों का वर्णन किया गया है, क्योंकि एक जगह पे टेपा जो वो जानवर वगैरह चराता करता है, तो दोनों चीजें आपने वहां पे पढ़ रखा होगा। अगले सवाल पे आते हैं, तो यहाँ पे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, फीट, सफा और सुंदर। ये सभी देख करके जो वो जितने भी कह सकते हैं कि बोने के डांगर के जितने भी जानवर थे वो अपने बच्चों को साफ सुथरा देख करके काफी खुश होते हैं कि अरे भाई इनके शरीर में तो पूरा गंदा लगा हुआ था, ये किसने धो दिया। तो ये कौन करता है, तो जो गोरखिया होता है उसी के द्वारा जो वो इन लोगों को धो दिया जाता है ना। तो ये पूरे आपने लोक कथा को पढ़ा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है कि महेश्वर और पार्वती कते दिन खातिर आपन हित कुटुंब से मिले जुले और भेंट मुलाकात करेले निकलल हला, तो 15 दिन इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि झबरू के दो गो बेटी के की नाम हलेन, पर्वतिया सुमिया, जिरवा और रेशमी, कर्मी और समरी और सुगिया और हेमिया। यहाँ पे अगर कहीं आप ध्यान से पढ़ेंगे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। देखिए पहले तो आपको कहानी से भी सवाल पूछा जाएगा, और कहानी में भी अगर सवाल पूछे जाएंगे तो उसमें से भी आपको ये ध्यान रखना कि किस कहानी से और पूछा गया है सवाल। ऐसा नहीं कि सवाल कहीं से पूछा गया है आप जवाब कहीं से दे दें, तो यह भी आप गलती नहीं करेंगे। कई बार क्या होता है कि सवाल कहीं और से पूछा जा रहा है और जवाब कोई कहीं और से दे देते हैं, और यहाँ पे सवाल आपका जो वो गलती हो जाता है। सबसे पहले तो हम लोग बात करें हम जियब कैसे, ये कहानी आपने जो वो पढ़ा होगा। हम जियब कैसे और एक कहानी है ओद दीदा, ये दो कहानी में एक जैसे पात्र आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पे भी बहुत कंफ्यूजन होता है। ठीक उसी प्रकार से आगे भी जब आप कुछ रचनाएं पढ़ेंगे, जैसे कि एक है उबार कहानी भी अगर आप पढ़ेंगे तो वहां पे भी कुछ ऐसे कह सकते हैं कि पात्रों की चर्चा की गई है, वहां से भी आपको कंफ्यूजन हो सकता है। यहाँ पे हालांकि इसका सही आंसर हो जाएगा पर्वतिया और सुनिया झबरू की दो बेटी का नाम है। अब देखिए यहाँ पे कुछ कुछ और भी पात्र हैं, इन पात्रों के बारे में भी आपको जानकारी होना चाहिए। कर्मी और समरी ये दोनों पात्र की चर्चा आपने एक नाटक पढ़ा है चाबी काठी, है ना। चाबी काठी में आपको 5 महिला पात्रों की चर्चा की गई, स्त्री पात्र की चर्चा की गई है। सुहागी जो कि शंभू की मां रहती है, एक समरी जो कि ग्रामीण औरत रहती है, उसके अलावा एक कर्मी है जो कि दलाल औरत है, एक वहां रहती है। दमयंती एक शिक्षित युवती है, और उसके बाद में एक चुटरी माया आपने पढ़ा होगा जो कि विदूषक की पत्नी होती है। तो वहां पे आपने चाबी काठी नाटक में इन पात्रों की चर्चा की गई है। इसके अलावे अगर हम लोग बात करें ओद दीदा कहानी की, तो ओद दीदा कहानी में भी आपने कुछ पात्रों की चर्चा की गई है। ओद दीदा में भी आपने पढ़ा होगा, है ना। वहां पे भी कुछ पात्रों की चर्चा की गई है, ठीक है। तो अगर बात करें वहां पे आपने पढ़ा होगा ओद दीदा में चानो वाली, और फिर हम जियब कैसे में पढ़ा होगा आपने चुनिया। ये दोनों पात्र में बड़ा कंफ्यूजन होता है। हम यहाँ पे थोड़ा सा बता देते हैं, उसके बाद में इसकी चर्चा करेंगे। जबरू की दो बेटी का नाम पर्वतिया और सुनिया है। अगर बात करें कि सुगिया और हेमिया, है ना, सुगिया और हेमिया ये किसके नाम थे, ठीक है। और रेशमी और जिरवा की अगर बात करें तो आपने पढ़ा होगा चानो वाली की बेटी का नाम रहता है रेशमी और जिरवा। और सुगिया और हेमिया जो है ये रेशमी की सहलोरिन होती है, रेशमी की सहेलियां होती है। इनका नाम जो है वो सुगिया और हेमिया है। तो यहां पे हो सकता है कि इस प्रकार के सवाल आपको पात्रों से उठा करके सवाल दे दे कि ये सभी पात्र जो वो, या तो फिर आगे के जो हमारे टेस्ट बने हुए वो इसी प्रकार से बना हुआ है कि आप टेस्ट देंगे तो आपको लगेगा कि हाँ ऐसे ऐसे सवाल तैयार किए गए जो कि आपको परीक्षा में डायरेक्टली पूछा जाता है, वैसे वैसे सवाल तैयार किया गया है। अगर आप 6 to 8 के प्रश्नों को देखेंगे तो हमारे प्रश्न से ऑप्शन सहित वैसा ही सवाल पूछा गया है। अगर आप सही से अगर हमारे टेस्ट को अगर आपने लगाया होगा और क्वेश्चन को देखेंगे तो ऑप्शन सहित आपको सवाल देखने को मिलेंगे, जो कि 4 ऑप्शन भी समान आपको मिलेंगे। क्वेश्चन तो बात ही छोड़िए, ऑप्शन भी आपको एक जैसा मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है दैनिक आवाज धनबाद में खोठा मागधी की मुंह बोली शीर्षक लेख शिवनाथ परमानी के कब छपल। यह जो वो कब छपती है 1984 ईस्वी में। बता दें कि दैनिक आवाज धनबाद में
खोठा मागधी की मुंहबोली शीर्षक से एक लेख इन्होंने जो वो लिखा था शिवनाथ प्रमाणिक जी के द्वारा, और यह छपा था कब? 1984 ईस्वी में जो वो यह छपता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 1984 इसका जो वो राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, और इसके लेखक भी पूछे जा सकते हैं, तो शिवनाथ प्रमाणिक आप याद रखेंगे। इनका हाल फिलहाल में निधन हुआ है, इसलिए ये सवाल आपसे बार बार पूछा जाएगा, और ये डेट आप जरूर याद रखिएगा, 27 फरवरी 2024। ये बार बार हम डेट आपको बता रहे हैं ताकि ये चीजें आपसे आने वाली परीक्षा में सवाल में पूछे जाएंगे। अगला सवाल है कि पहिल बेर स्वतंत्र रूप में खोठा कवि सम्मेलन बैदमारा जो कि अपने गांव में बोकारो खोठा कमेटी बाटले कौन साहित्यकार के आयोजन करवला। अब देखिए यहाँ पे जैसे बैदमारा लिखा है तो यहाँ पे ब्रैकेट में अपना गांव लिख दिया है, हालांकि यहाँ से सवाल आपको हिंट मिल जाता है ना, कि अपना गांव किसका था? प्रमाणिक जी का ही अपना गांव बैदमारा था। दसौंधी जी का जन्म कहाँ पे हुआ है? कतरास धनबाद में हुआ है, कतरास धनबाद में हुआ है। विश्वनाथ नागर जी का जन्म कहाँ पे हुआ है? देखिए अब यहाँ से भी ये भी पूछा जा सकता है ना कि कोई भी कहीं से भी जोड़ करके, आप जरूरी नहीं कि सवाल को अगर बताना है तो केवल ऐसा नहीं कि आप डायरेक्ट ऑप्शन पे ही चले जाएं, थोड़ा बहुत आप अपने तरफ से भी दिमाग लगा सकते हैं। इनका जन्म हुआ है मूदा धनबाद में, इनका जन्म हुआ है मूदा धनबाद में, ठीक है। इसके बाद में अगर एके झा जी की बात करें तो इनका चंडीपुर बोकारो में हुआ है। तो सबका देखिए, सबका गांव अलग अलग है ना। इनका गांव भटमुरना था, कतरास का भटमुरना गांव था, और बैदमारा किसका अपना गांव है? तो प्रमाणिक जी का है। तो ये एक हिंट मिल गया, तो यहां से आप सवाल को कर लीजिएगा। तो खोठा का एक स्वतंत्र रूप से खोठा कवि सम्मेलन करते हैं बैदमारा में, और ये बोकारो खोठा कमेटी के द्वारा इसका आयोजन किया जाता है, और उसमें आयोजककर्ता के रूप में जो मुख्य व्यक्ति रहते हैं वो शिवनाथ प्रमाणिक रहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, तबे हमें कवि नाय में कौन कौन कलाकार के चर्चा करल गेल है। अब देखिए, तबे हमें कवि नाय इस कविता को लिखा है एके झा जी ने। यहाँ पे कई सारे नाम की चर्चा की गई है, तो यहाँ पे लता मंगेशकर और उदय शंकर ने कहते हैं कि यदि कवि माने गवैया तबो हमें, तब सबसे सेरा कवि लता मंगेशकर, कि यदि कवि का तात्पर्य गाने वाले से होता तो आज सबसे बड़ी कवित्री कौन होती? लता मंगेशकर होती। अगर गाने वाले का तात्पर्य अगर कहीं नाचने वाले से होता, अगर कवि माने नचवैया, तो आज सबसे बड़े कवि कौन होते? उदय शंकर होते। कहते कि हम उन लोगों को कवि नहीं कहते हैं जो नाचने गाने वाले हों, किलबी करवैया, हंसी मजाक करने वाले हों, नाच गान करने वाले हो, वैसे को हम कवि नहीं कहते हैं। और अगर वैसे को कवि कहते हैं तब हम एक कवि नहीं है। ये सीधा कहते हैं कि अगर वैसे लोगों को आप कवि कह रहे हैं तो हम एक कवि नहीं हैं, है ना। कवि का तात्पर्य क्या होता है? वो अपनी कविताओं से समाज का हित की समस्याओं को लाए, है ना। समाज के वैसे जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं उनकी समस्याओं को उठाए अपने कविता के माध्यम से, अपने रचनाओं के माध्यम से उन पे प्रकाश डाला जाए, तो वैसे लोगों को हम कवि कहते हैं। तो ये कविता आपने पूरे अच्छे से पढ़ा होगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला सवाल है, पारसनाथ महतो कौन कॉलेज में प्राचार्य हला। पारसनाथ महतो के द्वारा यह सवाल पूछा जा सकता है, तो बता दें कि पारसनाथ महतो जी का जन्म रांची के हतवाल में हुआ था, जो कि ओरमांझी रांची आपको पता होगा, हतवाल वहीं पे है, गांव का नाम है हतवाल, ओरमांझी रांची में इनका जो जन्म होता है। कब इनका जन्म होता है यह भी आप डेट याद रख लीजिएगा, 31 जुलाई 1952 ईस्वी को। ऐसे डेट आप चाहें तो याद रख सकते हैं, नहीं भी याद रख सकते हैं, लेकिन अब देखते हैं कि सवाल आपको एग्जैक्टली पूछा जाता है, ऑप्शन भी काफी करीबी ऑप्शन दिया जाता है, इसलिए आप डेट को भी याद रख लीजिएगा। 31 जुलाई 1952 ईस्वी को पारसनाथ महतो जी का जन्म होता है। कहाँ पे जन्म होता है? हतवाल और मांझी रांची में। और ये किस कॉलेज के प्राचार्य थे? तो आरटीसी कॉलेज और मांझी के प्राचार्य रहते हैं। चलिए, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला सवाल है, दो बिहाय दुर्गति लोक कथा में दुयो सैतीनक मध्य के बेसी चनफन और चेठगर, मतलब कौन ज्यादा तेज होती है? तो छोटकी वाली जो है ना, छोटकी जो होती है वो कौन होती है? ज्यादा चनफन, मतलब ज्यादा तेज होती है। चलिए, और दोनों में लड़ाई अक्सर होती रहता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, जो कि गुंदली में तेल वगैरह मिला देती है, पूरा आपने कहानी को पढ़ा होगा। कौआ के चिया गोटा खातिर करल जिमिरजीत जिगिस्ता साबा
के शाबाशी के देले। देखिए कौआ आपने पढ़ा हुआ खूंटा भीतर चिया गोटा, खूंटा भीतर चिया गोटा, ये दिनेश कुमार दिनमणि के द्वारा संकलित एक लोक कथा है। और उस लोक कथा में एक कौवे की कहानी है जो कि एक खूंटे में एक इमली का दाना चला जाता है और उस दाने को प्राप्त करने के लिए कितना प्रयास करता है। वो पहली बार बढ़ी के पास जाता है, बढ़ी नहीं बात सुनता है तो राजा के पास जाता है, राजा नहीं सुनता है तो सांप के पास चला जाता है, सांप नहीं सुनता है तो लाठी के पास चला जाता है, लाठी नहीं सुनता है तो आग के पास चला जाता है, आग नहीं सुनता है तो पानी के पास चला जाता है, पानी के बाद पानी भी नहीं जब सुनता है तो हाथी के पास चला जाता है, हाथी भी नहीं सुनता है तो लूती के पास चला जाता है, फिर लूती के डर से हाथी डरता है और फिर वो रिवर्स उसी तरह से चला आता है। और जब अंततः वापस आते समय जब राजा के पास आता है तो राजा तारीफ करता है कि वाह भाई, एक छोटा सा कह सकते हैं कि अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए ये इतना तत्पर है और इतना मेहनत किया, हमें लगा था कि हम मना कर देंगे तो ये बेचारा अपना घूम जाएगा, वापस हो जाएगा, वो हार मान लेगा। ठीक उसी प्रकार से आपके साथ में भी कई बार ऐसा घटना होता है कि आप जब आप तैयारी कर रहे होते हैं, कभी डेट कैंसिल होता है, कभी एग्जाम कैंसिल होता है, कभी क्वेश्चन कुछ होता है, कई तरह की घटनाएं आपको अपने जीवन में भी इसी तरह से चीजें देखने को मिलते हैं। तो आपको यहाँ पे एक कौवे से भी सीख लेनी चाहिए कि एक कौवा जो वो हार नहीं मानता है, तब तक हार नहीं मानता है जब तक उसको अपनी सफलता हासिल नहीं हो जाती है ना, जब तक वो सफल नहीं हो जाता है अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में, तब तक वो हार नहीं मानता है। तो फिर आप कैसे हार मान सकते हैं। और इन्हीं सारी बातों को सुन करके राजा बड़ा खुश होता है और राजा भी तारीफ करता है कि भाई तुम्हारा इस जबरदस्त प्रयास के लिए हम भी तुम्हें शाबाशी देना चाहते हैं। और फिर अंततः कहता है कि जाओ भाई बढ़ी, जा करके जो इसका चियंगोटा है यानी इमली का दाना है वो निकाल करके दे दो, बेचारा खाएगा, है ना। फिर बढ़ी जाता है और टांगा से फाड़ करके लकड़ी से वो चिया का गोटा कौवा को दे देता है। कौवा भी खुश हो जाता है और वो लकड़ी लेकर के, सूखी लकड़ी लेकर के अपना बढ़ी भी वापस अपना घर आ जाता है खुशी खुशी। तो देखिए इस तरह से सभी खुश हो जाते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, राजा जो वो इसका शाबाशी देता है कौवे को। अगला सवाल है जंगली कितना पढ़ल है। जंगली जो वो कितना पढ़ा था, तो जंगली जो वो बीए पास होता है ना, तो बीए तक वो पढ़ा था। आपने एक कहानी पढ़ा होगा जिंदगी डोमानी, है ना, जिंदगी डोमानी अगर आपने पढ़ा होगा, सोंध माटी में यह कहानी जो वो पढ़ने के लिए दे रखा है। तो सोंध माटी में जब आप कहानी को पढ़ेंगे तो वहां पे उसका प्रमुख पात्र है जंगली, है ना। उसके अलावे और भी उनकी माँ है। हालांकि यहाँ पे जंगली को एक बेरोजगार, शिक्षित बेरोजगार के रूप में दिखाया गया है और ये पूरी कहानी को आपने पढ़ा होगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 19। अवला पत्नीक वियोगे सूख गेल एते जे ओकर हाथेक सोनक वाला गिरल खैस। कविता डंडिल लिखल है। तो यह जो पंक्ति लिया गया है वो कहां से लिया गया है ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा मेघदूत अनुवाद में या अनुदित काव्य से यह पंक्ति जो वो लिया गया है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है और मेघदूत का अनुवाद किसने किया है, तो ये अनुवाद आपको पता होगा कि पाणिनि जी के द्वारा इस रचना का अनुवाद किया गया है ना। मेघदूत का खोटा में अनुवाद किसने किया है, तो पाणिनि जी ने किया है। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है विश्वनाथ नागर पहिल खोटा रचना, इनकी पहली रचना कौन सी थी खोटा रचना, तो इसका आंसर हो जाएगा आदिवासी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला सवाल है नेहरू अंबेडकर लैके ऐला देसे नावा बिहान रे, देसे नावा बिहान लैके आवे के, यहाँ पे देश में नावा बिहान लेकर के आने का तात्पर्य क्या है, तो आजाद भारत में नए संविधान और नए नई योजनाओं को लेकर के आए, तो उसी से संबंधित यहाँ पे ये सारी बातें जो वो इसका भाव जो वो स्पष्ट होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है हमर भारत महान रे गीते कौन कौन झारखंडी स्वतंत्रता सेनानी के नाम आयल है। तो यहाँ पे इस कविता में हमर भारत महान रे अंबुज कुमार अंबुज के द्वारा इस रचना को जो वो लिखा गया है ना, तो वहां पे बिरसा मुंडा जी की चर्चा की गई है, बिरसा मुंडा का नाम वहां पे चर्चा किया गया है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है सोंध माटी किताब के दोसरका संस्करण कौन साल निकलल है। तो पहला संस्करण तो 1990 है, विनोद कुमार जी के द्वारा
इस पुस्तक को लिखा गया है। अगर आपसे पूछा जाए इसके लेखक कौन है तो विनोद कुमार है। ठीक है, पहला संस्करण जो वो 1990 में आता है और दूसरा संस्करण 2017 में आता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इसमें से अगर बात करें तो 10 कहानी और 31 कविताएं थे। हालांकि इसका नाम जो वो अब बदल करके एक दूसरे नाम से भी इसका रचना आता है, धोवैयक धमक के नाम से, और ये विनोद कुमार जी की ही रचना है। और जिसमें से कुछ कहानी और कुछ कविताओं को इसमें ऐड किया गया है और साथ ही साथ में 2 निबंधों को भी जोड़ा गया है। अगला सवाल है कि दामोदर के छवो भाई काम करे कहाँ गेल हलत, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? चंदन नगर इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। दामोदर किस कहानी का पात्र है? तो दामोदर हूब कहानी का पात्र है। हूब कहानी सोंधमाटी पुस्तक में छपी हुई एक कहानी है, जहां पे आपको पढ़ना था दामोदर, गुरदयाल राम और एक आपने पढ़ा होगा गुनेसर बाबू। ये कुछ पात्रों की चर्चा इस कहानी में की गई है, जिसके बारे में आपने पूरा पढ़ा होगा कि किस प्रकार से एक समय में गुनेसर बाबू जो वो दामोदर को डरा धमका करके जो वो पढ़ने के लिए मना करते हैं और कहते हैं कि हमारे यहाँ पे काम करो, क्या पढ़ लिख करके तुम लोग गरीब आदमी करोगे। लेकिन दामोदर जो वो पढ़ लिख करके आगे दरोगा बनता है और उसकी पोस्टिंग कहाँ पे हो जाती है? धनबाद में पोस्टिंग होती है। और फिर वही गुनेसर बाबू को जब जरूरत होती है, अब उनकी माँ की तबीयत खराब होती है, तो उस समय जो वो यही दामोदर जो वो सहयोग करता है ना। तो ये पूरी कहानी को आपने जो वो पढ़ा होगा। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है, असल भुइया है तो हार कूट और कमाओ धमाओ और अजवार देने मछली खोखरा मार, पढ़ल लिखल में पढ़ाई लिखाई में की रखल है ना। यहाँ पे कौन कहता है यह बात? जो वो कहा जाता है दामोदर से। और कौन यह बात कहता है? गुनेसर बाबू कहता है कि अगर असल भुइया है तो हार कूट के कमा धमाओ। कह रहे अगर असली भुइया है तो कमा धमाओ, और जब तुम खाली बैठता है खाली दिन में मछली खोखरा ये सब मार करके खाओ, ये सब पढ़ाई लिखाई में कहाँ तुम फंसे हो, ये सब तुम लोगों का काम नहीं है ना। तो यह किस कहानी से लिया गया पंक्ति है? तो यह जो वो हूब कहानी से लिया गया है। चलिए, और हूब कहानी जो वो सोंधमाटी पुस्तक में छपी हुई है। वहां पे आपने 4 कहानी पढ़ा है, उबार, जिंदगी डोबानी, ओद दीदा और हूब। 4 कहानी आपने पढ़ा है। आपकी सिलेबस में ये 4 कहानी जो वो सोंधमाटी की है। और छाहर पुस्तक से 4 कहानी है, छाहर, बोनेक्लोर, हम जियब कैसे और नावाछोट जिमीदार, जो कि चितरंजन महतो चित्रा जी की रचना है। अगला सवाल है कि के खोठा सेमिनार में अले हला, ई वाक्य के की है, तो यहाँ पे ये जो वो प्रश्नवाची सर्वनाम है ना। प्रश्नवाची सर्वनाम का ये उदाहरण है, क्योंकि के सेमिनार में के सेमिनार में अले हला, मतलब के यहाँ पे क्या है? प्रश्नवाचक सर्वनाम के रूप में प्रयोग किया गया है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे और भी 1-2 तरह से सवाल पूछा जा सकता है। जैसे कि एक और सवाल हम बनाते हैं, अपने से बनाते हैं। लडुएन के खैले, लडुएन के खैले। अब देखिए एक सवाल में यहाँ पे 2 के का प्रयोग किया गया है, लेकिन याद रखिएगा यहां पे अगर कोमा लग जाएगा तो इसका अर्थ बदल जाएगा। क्या हो जाएगा? पहला क्या है कि यहां पे कारक भी लगा हुआ है, और दूसरा क्या है, यहां पे सर्वनाम भी लगा हुआ है। पहला है कि लडुएन के, तो लडुएन के यहां पे कर्म कारक आ गया है ना। लडुएन के तो यहां पे कर्म कारक आ गया। और के खैले, तो के खैले में यहां पे प्रश्नवाचक सर्वनाम आ जाएगा है ना। प्रश्नवाचक सर्वनाम आ जाएगा। तो यहां पे 2 के का अर्थ अपने आधार पे अलग अलग हो जाएगा। तो इस प्रकार से भी आपसे सवाल जो वो पूछा जा सकता है घुमा फिरा करके, है ना। रोटियन के खैले, या रोटियन के खैले है ना। लड्डुएन के खैले, अमुएन के खैले। इस प्रकार से सवाल भी अब बना करके आपसे जो वो पूछा जा सकता है। और पूछा जा सकता है कि यहाँ 2 बेर के आयल है, ओकर में कौन रकम प्रयोग करल गेल है ना, या कौन रकम दूगो के कौन रकम शब्द लागे, तो वहां पे ऑप्शन दे देगा कर्म कारक और प्रश्नवाचक सर्वनाम, कर्म कारक और पुरुषवाचक सर्वनाम, या आगे विशेषण, या इसी तरह से करके 2-4 ऑप्शन आपको पूछा जा सकता है बना करके। अगला सवाल है कि कौन पर्व है गरु डांगर के सिंघे तेल और सेंदूर माखल जाए। तो ये आप बड़े अच्छे से सवाल कर पाएंगे। ये सोहराय के समय में होता है कि सोहराय के समय में
ये कार्तिक अमावस्या को मनाया जाता है और गरुड़ डांगर के सींग में तेल और सिंदूर लगाया जाता है। और बचपन में आपने दीपक वगैरह से जो वो उसके शरीर में धागा मतलब चिन्ह भी बनाते थे। और उस समय कई सारे लोकगीत भी गाए जाते हैं, जिसमें से चांचर है, हरा बदिया है, इसके अलावा गोबार मांगा है, गोबार कांदा है ना। बहुत सारे लोकगीतों को भी गाया जाता है उस समय पे, सोहराय पर्व के समय में। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है, महेश गुलवार के लिखल कविता के नाम बतावा। तो जय जवान जय किसान, आगू करब आपन देश, ये सुकुमार जी के द्वारा लिखा गया है। अगर बात करें हमने सब एक, तो ये पानुरी जी के द्वारा लिखा गया है। अगर बात करें रूसल भोला, तो ये संतोष कुमार महतो के द्वारा लिखा गया है ना। और जय जवान जय किसान ये महेश गुलवार जी ने लिखा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सभी एक पथिया डोंगल महुआ कविता संग्रह में आपने पढ़ा है। जोग रूढ़ संज्ञा के वैसन शब्द कहल जाए जे कोनो दोसर अर्थ ले रूढ़ हो जाए, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इसका सही आंसर हो जाएगा। आपने पढ़ा होगा रूढ़, यौगिक और योग रूढ़, ये तीनों को आपने अलग अलग करके पढ़ाया है हमने थ्योरी में, पूरे डिटेल में इन चीजों को पढ़े हैं, है ना। चलिए खोटा व्याकरण अगर आपने टॉपिक को कवर किया है तो वहां पे आपने सब कुछ अच्छे से कवर किया होगा। अगला सवाल है, ऊंचा राखव आपन स्वाभिमान रे, गीतकार आपन स्वाभिमान के कैसन ऊंचा बना के राखे बात करत है। तो यहाँ पे तिरंगे झंडे के समान अपने स्वाभिमान को भी ऊंचा करके रखने के लिए कहते हैं। अगला सवाल है, हमर भारत महान रे गीते केकर चर्चा नायक करल गेल है। तो कस्तूरबा, सरोजनी और अरुणा, आसिफ अली, ये सभी का तो चर्चा किया गया है, झानो फूलों की चर्चा यहाँ पे नहीं की गई है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है, हमर भारत महान रे गीते केकर चर्चा ना है। तो कस्तूरबा, लक्ष्मीबाई और इंदिरा का ये तब नाम आया है, लेकिन तिलका का नाम यहाँ पे नहीं आया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला सवाल है, खोठाएं वचन कई गो है। तो खोठा में दो वचन है, वचन के दो भेद है, एक वचन और बहुवचन, ये आपने पढ़ा है। यहाँ पे वचन बोली से नहीं, यहाँ पे वचन का तात्पर्य संख्यात्मक रूप में है, क्योंकि यहाँ पे संख्या के रूप में दर्शाने के लिए यहाँ पे दिखाया जाता है। एक वचन से बहुवचन बनाने के लिए कई सारे प्रत्यय को, सवाल यह भी पूछा जाता है कि एक वचन से बहुवचन बनवल जाए, प्रत्यय जोड़ करके, उपसर्ग जोड़ करके, इस प्रकार के सवाल भी पूछे जाते हैं। तो प्रत्यय जोड़ करके एक वचन से बहुवचन बनाया जाता है, जिसमें से ऐन, वैन, है ना, गुला, गुलीन, गुलैन, तीन, रेन, कई सारे शब्दों को जोड़ करके एक वचन से बहुवचन जो वो बनाया जाता है। अगला सवाल है, जौन क्रिया संगे कर्म रहा है ओपरा की कहल जाए, तो उसे सकर्मक क्रिया जो वो कहा जाता है। जिसके साथ में कर्म उपस्थित नहीं होता है उसे हम लोग अकर्मक क्रिया कहते हैं। बाकी के सहायक क्रिया यानी जो वाक्य को पूरा करने में सहायता करता है ना, उसे हम लोग सहायक क्रिया कहते हैं। या क्रिया को करने में जो पूर्ण और वाक्यों को भी पूर्ण करने में जो सहायता प्रदान करता है उसे हम लोग सहायक क्रिया के रूप में जानते हैं। प्रेरणात्मक क्रिया आपने पढ़ा होगा, है ना। प्रेरणात्मक क्रिया के रूप में भी हम लोगों ने पढ़ा है कि क्रिया के वैसे शब्द जो खुद वो व्यक्ति कामना करके किसी दूसरे को उस कार्य को करने के लिए प्रेरित करता है, वो प्रेरणात्मक क्रिया कहलाता है। तो ये सब चीजें हम लोग उदाहरण के साथ में हम लोगों ने पढ़ा है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा सकर्मक क्रिया। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है, एक दिना गेल रहो गैया गोरखिया हो, मारे ले लो फुचिए शिकार, 80 रे 84 कुटुम नेतलो, सभे कुटुम झोरे टिड़वाए। ये गीत कौन गीत के पटतर लागे। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिख देना है, इसका सही आंसर क्या होगा। फिलहाल के लिए इतना ही। आज के सेशन में हम लोग कुल मिलाकर के 35 सवालों को कवर किया, लेकिन जरूरी नहीं कि सवाल की संख्या 35 हो। आपको डिटेल में पढ़ाया गया है, ऐसा नहीं कि केवल आंसर करके आगे हम बढ़ गए और बाकी की संख्या मेरे लिए मायने नहीं रखता है। केवल हम बात करते हैं कि कहां से ज्यादा चीजों को हम समेट सके, है ना। चलिए तो इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा और साथ ही साथ में एक और आप हमें जो वो बता दीजिएगा कि श्याम सुंदर महतो जी के पिता का नाम और माता जी का नाम आप कमेंट बॉक्स में हमें जरूर लिख दीजिएगा कि श्याम सुंदर महतो जी के माता और पिता का नाम क्या था और उनका जन्म कब हुआ था और कहां पे हुआ था, ये आप कमेंट बॉक्स में हमें जरूर लिख दीजिएगा। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में। अगर आपको किसी तरह से कोई जानकारी चाहिए तो आप इस नंबर पे हमें संपर्क कर सकते हैं 9708305319। इस नंबर पे आप हमें संपर्क कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक
अच्छा, एक सवाल और है कि बार बार पीडीएफ की डिमांड करते हैं कुछ लोग, बोलते हैं कि इसका पीडीएफ कहां पे मिलेगा। तो इसका पीडीएफ आपको मिलेगा हमारे एप्लीकेशन में। एप्लीकेशन कहां से आपको डाउनलोड करना है, तो जाना है आपको प्ले स्टोर में, और प्ले स्टोर में सर्च करेंगे आप खोटा किंग ऑफिशियल। प्ले स्टोर में आपको सर्च करना है खोटा किंग ऑफिशियल, वो एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद जैसे आप लॉगिन करेंगे तो वहां पे एक आपको कोर्स के रूप में दिखेगा, फ्री कंटेंट फॉर ऑल स्टूडेंट्स। उसका एक रजिस्ट्रेशन फी रखा गया है, वो 11 रुपया रखा गया है। अब बोलेंगे आपने तो अभी बोला कि फ्री दिया जा रहा है, तो फिर वहां पे नाम भी फ्री रखा है, 11 रुपया इधर ले भी रहे, तो ये एकमात्र आपके लिए केवल एक रजिस्ट्रेशन चार्ज होगा, है ना। एक रजिस्ट्रेशन के रूप में आपको चार्जेस लिया जा रहा है 11 रुपया वहां पे आपको, और आप इस 11 रुपये को आप जिस तरह से समझे आप उस तरह से समझे। इसे फी समझना हो तो फी समझिए, गुरु दक्षिणा समझना हो तो वो समझिए, अगर समझना है कि हम लूट रहे हैं तो वो भी समझ सकते हैं, क्योंकि कई लोग बोलते हैं कि आप तो लूटते भी हैं, तो वो भी बोल सकते हैं। जैसे आपको अच्छा लगे आप कर सकते हैं। वहां पे आपको डेली क्लासेस के पीडीएफ मिलेंगे, YouTube क्लासेस के सारे पीडीएफ आपको वहां पे अवेलेबल करवाया जाएगा। जैसे क्लासेस यहां पे हो जाएगा, आपको पीडीएफ वहां पे अवेलेबल करवा दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त झारखंड जीएस वगैरह के करंट अफेयर्स के वहां पे आपको टेस्ट और पीडीएफ अवेलेबल करवाए जा रहे हैं। साथ ही साथ में और भी खोटा के कुछ महत्वपूर्ण कंटेंट जो हम YouTube में देते हैं, उसका पीडीएफ आपको वहां पे प्रोवाइड करवाया जाएगा। तो आप उसके लिए आप जरूर वहां पे डाउनलोड कर लीजिएगा, और प्लेलिस्ट पे कह सकते हैं कि वहां पे जब आप जाएंगे तो वहां पे सब कुछ आपको दिख जाएगा। ठीक है, बाकी के एप्लीकेशन का लिंक जो वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, तो आप वहां से भी इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। और साथ ही साथ में टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां पे आपको सारी जानकारी दे दी जाती है। जो भी आपको जानकारी चाहिए वो टेलीग्राम में अपडेट होता रहता है। तो टेलीग्राम का भी लिंक जो वो वीडियो के नीचे दिया हुआ है, तो आप वहां से भी उसे डाउनलोड कर सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।